हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टुडे विल गोइंग टू स्टार्ट विद द डिमांड फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 का। इसके पहले हमने क्या किया था, अजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस और कुछ डिटरमिनेंट्स को कवर अप किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ डिमांड फंक्शंस की। ना व्हाट डू मीन बाय द फंक्शन, जरा देखना, ध्यान देना यहाँ पे। फंक्शंस का मतलब क्या होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और फंक्शंस क्या है? फंक्शंस एक ऐसा टूल है जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बिजनेस में इकोनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट करने, बिजनेस में इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने और उसे समझने में, उसे अंडरस्टैंड करने में। सो ओवर हियर द डिमांड फंक्शन विच इज़ नथिंग बट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। So demand function expresses the relationship between the quantity demanded of a commodity and its determinants. Now demand function क्या करता है? Demand function it expresses the relationship. क्या होता है? कुछ फंक्शन, इक्वेशन, स्लोप, फिर द कर्व्स, ग्राफ्स, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, टेबल्स, ये ऐसे टूल्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं किसी भी कॉन्सेप्ट्स को, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे हमें लॉ ऑफ डिमांड अगर अंडरस्टैंड करना है, व्हेन वी वांटेड टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसके वर्डिंग्स को समझते हैं। फिर अगर वर्डिंग से भी हमें समझ में ना आया तो हम यूज़ करते हैं शेड्यूल का, हम यूज़ करते हैं टेबल्स का। अब टेबल से भी अगर हम समझ में नहीं आ रहा है तो हम यूज़ करते हैं इक्वेशन का, हम यूज़ करते हैं फंक्शंस का। फिर लास्ट में फाइनली अगर फिर भी हमें कुछ लगा कि हाँ थोड़ी बहुत डाउट है या वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन वी आर यूजिंग द ग्राफ। फिर हम क्या करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिमांड फंक्शन, डिमांड का रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइस और डिमांड को हम ड्रॉ करते हैं और डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप बताते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है, टेबल है, ये जो टूल्स है, ये टूल्स हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के लिए और उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें क्या करना है, हमें मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली उसे सॉल्व करना होता है। किसी भी सिचुएशन को स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके सॉल्व करने, दैट टेक्निक इज़ नोन एज व्हाट एग्जैक्टली, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेम हम इक्वेशंस और फंक्शंस का यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली, एंड जो भी आंसर आता है वो आंसर्स को हम क्या करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो स्पेसिफिकली डिमांड फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द कमोडिटी एंड डिटर्मिनेंट। टेकिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिमांड डिस्कस्ड अबव, वी कैन रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन एज फॉलोज। अब डिमांड फंक्शंस कैसे हैं, जरा ध्यान देना। नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी, यहाँ पे ये क्या है, आपके डिमांड फंक्शन है। नाउ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ क्लास, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ, पहला प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, देन टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस, देन पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सोशल फैक्टर। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब आपके फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं फंक्शंस, और इनके फंक्शन करने पे, ये फैक्टर्स के फंक्शन करने पे, ये फैक्टर्स के एक्टिविटी करने पे, ये फैक्टर्स के चेंज होने पे हमारा डिमांड भी क्या होता है, चेंज होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे बोलते हैं इनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप है। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब अगर एक कमोडिटी, एक फैक्टर अगर फंक्शन करता है या चेंज होता है तो दूसरा डिमांड क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो दैट इज़ नोन एज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, जहाँ पे क्यू एक्स क्या है आपका कमोडिटी ऑफ, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, पी एक्स क्या है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स है, वाई आपका कंज्यूमर का इनकम, price of a substitutes, price of a complementary, taste preferences, size and distribution of population, future expectation, expenditure on the advertisement and promotion। ये सब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस सेशन में कवर अप की थी, जो है हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, ये डिटरमिनेंट्स हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। देन यू विल गोइंग टू लर्न हाउ द दिस फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द डिमांड। ये फैक्टर्स डिमांड से रिलेटेड क्यों है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। इसके साथ साथ आई आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एस क्या है आपका सोशल फैक्टर। सम पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट द डिमांड फंक्शन इज क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन आपका रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांडेड और डिटरमिनेंट्स के बीच का रिलेशनशिप।
the factors or the variables listed in the above demand function represents only the sum of the possible explanationary variable affecting the demand for the commodity. For the given product there may be the many other important variables affecting the demand. So class, ऊपर जो हमने अभी तक जो है फंक्शंस में जो भी फैक्टर्स देखे हैं क्लास, जरा ध्यान देना, जो हमारा डिमांड फंक्शन है समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स के बारे में हमने, जितने भी फैक्टर्स के बारे में अभी स्टडी किया, कंज्यूमर इनकम, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ देन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेचर एंड द साइज ऑफ पॉपुलेशन, फिर उसके बाद टेस्ट प्रेफरेंसेस, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट, सोशल फैक्टर, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं और आपके डिमांड फंक्शन में जो इंक्लूडेड है, सबके बीच में कोई ना कोई पॉसिबल रिलेशनशिप है। And these explanatory variables affecting the demand for the commodity for the given product, there may be the many other important variables which will going to affect the demand. और कुछ इसमें से commodities में से जो हमने अभी तक factors देखे, जो हमने variables देखे, जो variables और जो factors या फिर जो determinants अभी हमने previous lecture में देखा और अभी भी हमने एक थोड़ा सा झलक देखा यहाँ पे, तो वो फैक्टर्स जो है ना, उनका या तो रिलेशनशिप आपका इन्वर्स होगा या फिर रिलेशनशिप क्या होगा, डायरेक्ट होगा, या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप्स होंगे या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होंगे। तो जरा ध्यान देना, डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द सम ऑफ द वेरिएबल्स एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द सम ऑफ द अदर वेरिएबल्स। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनसे डिमांड का क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कुछ ऐसे डिटरमिनेंट्स हैं जिनसे डिमांड का इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे प्राइस हो गया, प्राइस से इनवर्स रिलेशनशिप है किसका, डिमांड का। कंज्यूमर इनकम हो गया, कंज्यूमर इनकम से डिमांड का क्या, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ जाएगा, जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगा। सो लाइक वाइज बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप डिमांड का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स इज अ नॉर्मल कमोडिटी देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस, then price of a complementary goods and the income and the rate of interest. But in the case of most of the other variables the relationship is direct. Rate of interest हो गया, then price of a complementary हो गया, price of a commodity हो गया, इनसे इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, बाकी सबसे क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। फिर इसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सम ऑफ द वेरिएबल्स आर इजली क्वांटिफाइबल like the price of a related commodity, income, interest rate, expenditure on the advertisement, size and distribution of the population, ये सब क्या है, quantifiable है। What do you mean by the quantifiable? Quantifiable is nothing but what we are able to quantify it, means it is a quantitative in nature। ये क्या होते हैं, numbers में होते हैं। कुछ ऐसे factors है जो क्या होते हैं, quantifiable है। quantifiable means what, यहाँ पे ये नंबर्स में अवेलेबल होते हैं। एक नंबर्स होता है, एक फिगर होता है, और फिगर और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप, जो ऑब्वियसली डिमांड भी क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी होगा। डिमांड भी हम मेजर करते हैं नंबर्स में ही, और ये फैक्टर्स भी क्या होते हैं, आपके नंबर्स में ही मेजर होते हैं। तो दोनों तरफ नंबर्स हैं, तो इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स वाई सम ऑफ द वेरिएबल्स आर इजिली क्वान्टिफाइबल, विच मीन्स वॉट, ये इजिली हम क्या कहें, नंबर्स में से देख सकते हैं। बट सम अदर वेरिएबल्स आर नॉट इजिली क्वान्टिफाइबल्स। कुछ वेरिएबल है जिसे नंबर्स में आते हैं, जो हमारे लिए इजी पड़ता है। नंबर्स हमारे लिए इजी पड़ता है अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी बीच का रिलेशनशिप, कि ये इतने से इंक्रीज़ हुआ, वो इतने से डिक्रीज़ हुआ। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बीच में क्वांटिफाइबल रिलेशन नहीं होता, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसको हम क्वांटिटी में, नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ उसके इफ़ेक्ट को हम डिमांड पे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके इफ़ेक्ट को डिमांड पे देख सकते हैं। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, सोशल फैक्टर्स हो गए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको नंबर्स नहीं दिखेंगे, देयर इज़ नथिंग न्यूमेरिकल थिंग्स, देयर इज़ नथिंग अ फिगर। यहाँ पे फिगर्स नहीं है, देयर इज़ नो फिगर विच विल गोइंग टू कंपेयर विद द डिमांड, एंड उसके अकॉर्डिंगली इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट क्वान्टिफाइबल। नेक्स्ट वन, the control of the firm that has a over the variable differs in the degree। वेरिएबल्स का कंट्रोल क्या है आपका, डिफर करता है। वेरिएबल्स का कंट्रोल क्या करता है, यहाँ पे वेरिएबल्स के कंट्रोल आपके डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल, अ फर्म्स मैनेजमेंट डज नॉट हैव द कंट्रोल ओवर द वेरिएबल लाइक अ कंज्यूमर साइज, कंज्यूमर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन, इंटरेस्ट रेट एंड द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी। इनके ऊपर
फर्म के मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होता, बट द फर्म हैज़ अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड द प्रमोशन, दो द सोशल कल्चरल फैक्टर्स आर गिवन एंड आर मच not much in the control of the firm, but it can bring the changes in the other these factors through the marketing strategies. अब कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फर्म के कंट्रोल में होते हैं और कुछ फैक्टर्स फर्म के कंट्रोल में नहीं होते हैं. कौन सी चीज़ें फर्म्स के कंट्रोल में होती हैं? तो फर्म्स के कंट्रोल में होता है आपका प्राइस, फिर आपका होता है एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन. कौन सी चीज़ें फर्म के कंट्रोल में नहीं होती? तो वो है आपके कंज्यूमर का इनकम, पॉपुलेशन, इंटरेस्ट रेट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ये सब कुछ ऐसी चीज़ें जो फर्म के कंट्रोल में नहीं होती. इसे क्या होता है, इट इज़ आउट ऑफ अ कंट्रोल ऑफ द फर्म्स मैनेजमेंट. देन इसके बाद इफ यू गोइंग टू सी डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन एडिटिव लीनियर इक्वेशन. नाउ इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप. ये क्या है, आपके रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है. जहाँ पे भी आपको प्लस का साइन दिखेगा इट मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको माइनस का साइन दिखेगा वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. जैसे अगर आप देखें यहाँ पे अटेंशन क्लास, जरा समझने की कोशिश करना. अगर आपको व्हेन यू विल गोइंग टू सी दिस माइनस साइन देख रहे हो, ये आपके क्या है, माइनस साइन है. ना माइनस साइन रिप्रेजेंट कि डिमांड और वो फैक्टर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है. डिमांड और वो फैक्टर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है. माइनस, अब इक्वेशंस का यूज़ करके हम कैसे स्टडी करेंगे, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हाउ वी विल गोइंग टू आइडेंटिफाई कि इक्वेशन और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है. जरा ध्यान देना, ये कोई नहीं बताएगा. नो बडी विल गोइंग टू टेल यू दिस थिंग, दे विल जस्ट गोइंग टू रीड इट एंड दे विल जस्ट गोइंग टू स्किप इट. सब क्या करेंगे, नो बडी विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे आया, ये इक्वेशन कैसे बना है. तो वो हम लोग ट्राई करते हैं, विल गोइंग टू लर्न दैट थिंग. तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, इफ यू गोइंग टू सी, जहाँ पे आपको माइनस साइन दिख रहा है वो रिप्रेजेंट करता है आपका इनवर्स रिलेशनशिप, और जहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा है वो होता है आपका क्या, डायरेक्ट रिलेशनशिप. जैसे डिमांड और प्राइस दोनों के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है. डिमांड और कंज्यूमर का इनकम दोनों के बीच में क्या, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जैसे ही आपका कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. फिर डिमांड और प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट, इनके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जैसे डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स अगर बढ़ाना है तो हमें प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वाई को बढ़ाना पड़ेगा. फिर ठीक उसी प्रकार आपका इन्वर्स रिलेशनशिप है किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में. अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड का प्राइस क्या, डिमांड क्या, व्हेन द पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग देन द कार्स डिमांड्स विल गोइंग टू फॉल. पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, डिमांड क्या हुआ, कार का कम हो गया. तो वो क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप. फिर ठीक उसी प्रकार ट्रेडिशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. अगर ट्रेडिशन में है, ट्रेंड में है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, डिमांड बढ़ गया. ओल्ड फैशन है, ट्रेंड में नहीं है तो डिमांड क्या होगा, कम हो गया. देन नेचर एंड द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुआ. पॉपुलेशन गिरा, डिमांड गिरा, डायरेक्ट रिलेशनशिप. सो बेसिकली जहाँ पे आपका माइनस साइन दिख रहा है वहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपका प्लस का साइन दिख रहा है ये क्या हो गया, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है. एंड नो बडी विल गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस कि ये प्लस का साइन और माइनस का साइन का मतलब क्या होता है एट दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ F5 बीकॉम सेमेस्टर 1. तो ये हमें जानने की बहुत स्टडी. इफ़ यू वांटेड टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट और यू वांटेड टू बिकम एनी डेटा एनालिस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस सिचुएशन इज, और ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. सो दिस आर द फैक्टर्स जो हमारा शो करते हैं डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप को. अ क्वांटिटी ए इज अ क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द वैल्यू ऑफ ऑल द डिटरमिनेंट्स आर साइमल्टेनियसली 0. कुछ कमोडिटीज़ होते हैं जिनके डिमांड जो है आपके क्या होते हैं, अदर कमोडिटीज़ और प्राइसेस पे डिपेंड नहीं करते हैं. जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ हो गए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होते हैं जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भले ही आपके पास पैसे ना हो फिर भी क्या होता है, उनके डिमांड हमारे यहाँ पे रहते हैं. इफ़ देयर इज़ नो प्राइस ऑफ अ सेम और द प्राइजेज आर नॉट देयर और मनी इज़ नॉट देयर, इनकम इज़ नॉट देयर, कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ कमोडिटीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं. तो वो क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन. फिर जब बाकी के जो ये वेरिएबल्स है, दिस आर द कोरिलेटेड कोएफिशिएंट्स रिप्रेजेंटिंग द डिग्री टू विच द डिफरेंट वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद द डिमांड. अब ये जो फैक्टर्स देख रहे हो A B C D E F G H, ये जो है आपके डिटरमिनेंट्स हैं, और जो इनिशियली B C D E G H J K I M है, ये सब चीज़ें क्या हैं,
ये वेरिएबल्स हैं, ये कोएफिशिएंट है जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पर्टिकुलर फैक्टर का वेट डिमांड के सामने, कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है या वो कितना प्रपोर्शन में डिमांड को चेंज कर सकता है विद द चेंज इन द इनकम और विद द चेंज इन द अदर फैक्टर्स। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली, ये आपका क्या है, डिमांड फंक्शन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिमांड फंक्शन फॉर द प्राइस। ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। दो देर आर द सर्वल डिटरमिनेंट्स ऑफ अ डिमांड, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ इट्स डिमांड। बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हमने देखे ऊपर अभी, nature of a commodity, nature of a population, nature and size of population, substitutes, complementary, income और advertisement, then taste preferences। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, प्राइस, जो कि बार बार आ रहा है। As per the law of demand, we assume that all the factors are other than the price remains constant and we can derive the following relationship, जो क्या है, फंक्शनल फॉर्म में है। और वो फंक्शनल फॉर्म का रिलेशनशिप क्या है, QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ अ प्राइस X। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी X जो है आपका फंक्शनल रिलेशन है किसके साथ, प्राइस के साथ। जब आपका प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी भी क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। एंड द अबाउट डिमांड फंक्शन इन द लीनियर फॉर्म, now above demand function in the linear form can be expressed as qx is equals to a minus b into px, जहाँ पे क्वांटिटी कमोडिटी x और प्राइस के बीच में क्या है, माइनस का साइन है। अब माइनस का साइन का मतलब क्या होता है, माइनस दिस साइन ऑफ अ माइनस रिप्रेजेंट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द quantity of a commodity X and the prices, where the A stands for quantity demanded for the price is 0 and B stands for correlation coefficient between the quantity demanded and the price। quantity demanded and the price के बीच में क्या है, inverse relationship है जो represent करता है यहाँ पे। then in the above equation, now same equations हमने देखा यहाँ पे। अब ये equation जो हम लोग ने देखा अभी, क्लास जरा ध्यान देना, equation क्या था हमारा, QX इज इक्वल्स टू A माइनस B इंटू PX। इस इक्वेशन में A स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज 0, B स्टैंड्स फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस। बट A जो है ना, A इन द अबव इक्वेशन, A रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ 0 प्राइस एंड इट इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज नोन एज व्हाट, इंटरसेप्ट पैरामीटर। क्लास इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट पैरामीटर, जो कि किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। एंड द डिमांड कर्व विल गोइंग टू इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस एट अ क्वांटिटी A। द डिमांड कर्व विल गोइंग टू इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस एट अ क्वांटिटी A। B रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। B हमारा क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स slope of a demand curve. Note that the B will be the negative if the inverse relationship between the price and the quantity demanded is exist. And in the demand price relationship, the price is independent variable and the quantity is nothing but what, dependent variable, जो हमने already previous chapters में देखा हुआ है। ये चीज़ें हमने क्लास ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं, स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व, इंटरसेप्ट और बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। change in quantity demanded upon change in price is nothing but the slope of a demand curve, and the above equation represents the linear demand function। the above equation represents the linear demand function जो already हमने देखा, that is for every rupee a change in the price quantity demanded changes by the same unit। अब लीनियर में क्या होगा कि अगर 10% से चेंज हो रहा है तो ये भी 10% से चेंज होगा, that it will going to change, and such a demand function will going to graphically plotted into the straight line negatively sloping demand, and the slope of a demand curve will going to remain the constant when that quantity demanded does not changes by the same amount or uniformly for every change in the price. We get the non-linear demand function, and such a function graphically represented by the demand downward sloping curve convex to the origin and the slope of the non-linear demand curve with the different points on the curve। ये क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाता है, और क्या होता है, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट। देखो एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर, जरा ध्यान देना क्लास। एक होता है आपका लीनियर डिमांड कर्व और एक होता है आपका नॉन लीनियर। जब बात आती है लीनियर की
तो लीनियर के केस में आपका डिमांड को कैसा होता है, एक परफेक्ट शेप लाइन होगा, एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग इन केस ऑफ अ लीनियर। एंड जब बात आती है नॉन लीनियर की, जहाँ पे आपका अगर प्राइस 10% से चेंज हो रहा है तो डिमांड आपका 20% या अलग किसी मोर देन 10% से चेंज हो रहा है, तो वो सिचुएशन को बोला जाता है नॉन लीनियर। और लीनियर मतलब आपका अगर प्राइस अगर चेंज हो रहा है 10% से, तो आपका डिमांड भी कितने से चेंज हो रहा है, 10% से, तो ये सिचुएशन होता है लीनियर। और नॉन लीनियर में क्या होता है, अगर प्राइस आपका चेंज हो रहा है 10% से, तो डिमांड हो सकता है लेस देन या फिर मोर देन 10% से चेंज होगा, ना ही एग्जैक्टली 10% से। तो नॉन लीनियर डिमांड कर्व कैसा होता है, दिस इज व्हाट नॉन लीनियर डिमांड कर्व एग्जैक्टली। नॉन लीनियर डिमांड कर्व जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इट इज़ लाइक अ कर्व। और लीनियर में क्या होता है, सेम डिमांड को आपका स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। जरा समझने की कोशिश करना, दिस आर द थिंग्स विच नन ऑफ देम विल गोइंग टू टेल यू अबाउट। दिस इज नॉन लीनियर कर्व एंड दिस इज व्हाट लीनियर कर्व एग्जैक्टली। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे the next one is what in the above equation a is equals to 200, b is 10 and px that is nothing but the 5। ये इंफॉर्मेशन हमने क्या किए, लीनियर इक्वेशन में रखे, इन्हें हमने सॉल्व किया एंड देन वी गॉट द सम आंसर्स। सो qx is equals to 200 minus 10 into 5 which comes to how much, 150। In the above example the slope of a demand curve, that is change in the quantity upon change in the price, is nothing but 10, which is nothing but the minus 10 if it is inversely related। Let's suppose the linear demand curve equation is estimated at this। ये क्या आपका लीनियर डिमांड कर्व है। तो ये जो लीनियर डिमांड कर्व है, समझने की कोशिश करना, ये क्या हो गया आपका, दिस इज आवर इक्वेशन। और ये इक्वेशंस में हमें क्या करनी है पता है, प्राइजेस की वैल्यूज़ को लेनी है 4, 8 और 10 और 15। सो 4, 8, 10 और 15, ये प्राइजेस को हमने जब इसमें पुट किया तो हमें क्या मिला, quantity demanded which is nothing but this amount of money। and how we got this thing, जरा ध्यान देना। तो यहाँ पे होगा क्या, क्वांटिटी लेट्स से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं पहला फर्स्ट क्वांटिटी, तो 100 माइनस 5 इंटू लेट्स से हमने प्राइस कितना लिया 4, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 आएगा कितना 80। फिर नेक्स्ट वाला सपोज अगर 100 माइनस 5 इंटू पी एक्स की जगह पे हमने वैल्यू ले ली कितनी 8, तो ये कितनी हो गई 100 माइनस 40 आएगा कितना 60। ठीक वैसे ही 100 माइनस 5 इंटू हमने ले ली कितनी 10, तो 10 से माइनस कर दो तो इट विल बी 100 माइनस 50 आएगा कितना, हाउ मच इट विल कम, इट विल कम 50। एंड लाइकवाइज जब 15 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस वैल्यूज आई विल गेट। एंड सेम वैल्यूज अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो ये जो टेबल 3.1 है क्लास, ये जो आपका टेबल 3.1 है, इसमें अगर ध्यान दोगे तो आपके वहाँ पे प्राइजेस दिए गए हैं, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी दी गई है, प्राइजेस 4, 8, 10, 15 और क्वांटिटी आपकी दी है कितनी 80, 60, 50 और 25। 4, 8, 10, 15, 80, 60, 50 और 25, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यहाँ पे देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड द प्राइस, दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। और ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, दिस इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट, हमने बहुत पहले से इसे सॉल्व किया हुआ है। तो ज़रा ध्यान देना, सेम इक्वेशंस का हमने यूज़ करके क्या किया, ये वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट की एंड दिस इज़ नोन एज व्हाट एग्जैक्टली योर इक्वेशन मेथड। सिर्फ हमारे पास एक इक्वेशन है और कुछ प्राइजेस हमें दिए हुए हैं, वो इक्वेशंस का यूज़ करके, वो प्राइजेस का यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फाइंड आउट किया कि क्या एग्जैक्टली रिलेशनशिप है दोनों वैल्यूज़ और दोनों फैक्टर्स के बीच में। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे स्पेसिफिकली, दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ नथिंग बट द डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट वन विल गो टू सी द 3.5 प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो डिमांड फंक्शन जैसा मैंने आपको बताया कि डिमांड फंक्शन जो है डिटर्मिनेंट्स और डिमांड दोनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या करता है, दर्शाता है। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द अदर डिटर्मिनेंट्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है प्राइस इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये प्राइस इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, इसके बारे में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखो कभी क्या होता है पता है, जैसे कुछ एग्जांपल है, द बेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक ऑफ द
वाई डू द कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइसेस आर फॉल्स एंड लेस व्हेन द प्राइसेस विल गो टू राइज। ऐसा क्यों होता है कि प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं कस्टमर्स जो हैं बाय नहीं करते हैं, जब प्राइसेस डिक्रीज होते हैं कस्टमर्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो उसके कुछ रीजंस होंगे, और वो रीज़न क्या है, वो रीजंस को यहाँ पे डिवाइड किया गया है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के केस में। उस रीजंस को डिवाइड किया गया है इंस्टीट्यूशन दैट इज़ इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बीच में, उसे क्या किया गया है, डिवाइड किया हुआ है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सो द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, इनकम इफेक्ट। अब देखो प्राइस इफेक्ट जो है डिवाइडेड है किसमें, इनकम और सब्स्टिट्यूशन में। तो पहला आपका क्या है, इनकम इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इट्स रिजल्ट्स इन द चेंज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम और द परचेजिंग पावर। देखो परचेसिंग पावर और रियल इनकम मतलब वो इनकम होती है कस्टमर्स की, जो कस्टमर्स जो है स्पेंड करता है और मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। जब प्राइस इंक्रीज होता है तो कस्टमर्स का परचेसिंग पावर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो कस्टमर का परचेसिंग पावर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नाउ व्हाट डू मीन बाय द परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ अ करेंसी। द परचेसिंग पावर इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ अ करेंसी, वैल्यू ऑफ अ मनी टू परचेज टू बाय द सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। तो जो वैल्यू है वो करेंसी की, वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। परचेसिंग पावर जब इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है वो डिपेंड करता है कमोडिटी के प्राइजेस पे। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल परचेसिंग पावर का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो 100 रुपये है मेरे पास, हाउ मच आई हैव 100 रुपीज़। ज़रा समझने की कोशिश करेंगे परचेसिंग पावर और रियल इनकम को, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कहाँ पे, इनकम इफेक्ट पे। तो ज़रा ध्यान देना है यहाँ पे। अब बात हम किसके कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परचेसिंग पावर की। नाउ ये परचेसिंग पावर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द परचेसिंग पावर। मान लो हमारे जेब में क्या है, 100 रुपये हैं। 100 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, 5 kg ऑफ राइस क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं मार्केट से। कितना, 5 kg ऑफ राइस हम परचेज कर रहे हैं मार्केट से। इसका मतलब मार्केट में राइस का प्राइस कितना है, मार्केट में राइस का प्राइस है 20 रुपीज़ पर kg। लेकिन सडनली क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस कितना हो गया, समझ लो प्राइस कितना हो गया, 20 रुपये से बढ़ के 25 रुपीज़ पर kg हो गया। प्राइस क्या हो गया, 25 रुपीज़ पर kg हमारा 20 से बढ़ के कितना हो गया, 25 रुपये हो गए। तो मेरे पास जो 100 रुपये हैं, पहले वो 100 रुपये में 5 kg ऑफ राइस क्या करता था, परचेज करता था। अभी सेम 100 रुपये में 25 के हिसाब से मैं सिर्फ और सिर्फ 4 किलो ही राइस परचेज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कितना, 4 किलो राइस ही परचेज कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जब आपका प्राइस इंक्रीज़ हुआ, जब आपका प्राइस इंक्रीज़ हुआ, मेरी जो करेंसी का वैल्यू है, मेरा जो परचेजिंग पावर है, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब पहले मैं 5 किलो परचेस कर पाता था, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं 4 किलो परचेस कर पा रहा हूँ। यानी कि ये 100 रुपये का जो परचेजिंग पावर है, ये जो 100 रुपये की वैल्यू है, वो अभी क्या हुई, यहाँ पे गिर गई। पहले 5 किलो, अब फिर कितना, अभी 4 किलो ही मिल पा रहा है। मतलब वो जो 100 रुपये की वैल्यू क्या हुई है, अभी गिर चुकी है। यानी परचेसिंग पावर उसकी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो ये परचेसिंग पावर जो है ना, ये आपका परचेसिंग पावर इन द इनकम इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किस पे, आज व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट, योर इफेक्ट ऑफ द इनकम on the demand of the goods and services. So when the price of a commodity that the consumer wishes to purchase falls, the consumers immediately experience the rise in the purchasing power and will going to buy more of the commodity. जब प्राइस हमारा डिक्रीज होता है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। क्लास, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो कस्टमर्स का परचेजिंग पावर कम हो जाता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है, फॉल होता है, तब कस्टमर्स का परचेजिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और जब कस्टमर्स का परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगा, मतलब 100 रुपये में पहले वो 5 किलो परचेज़ करते थे, अभी 7 किलो या 8 किलो परचेज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, परचेजिंग पावर। वहाँ पे वैल्यू ऑफ द करेंसी, वैल्यू ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी
क्या हो रहा है वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो सेम 100 रुपये में अभी हम ज़्यादा परचेस कर पा रहे हैं, मतलब उसकी पावर इंक्रीज़ हो गई है। तो ये सिचुएशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे। और इन द सिमिलर मैनर इन द नॉर्मल कमोडिटी ये सिचुएशन होती है कि जब प्राइस हमारा इंक्रीज़ होता है या प्राइस हमारा डिक्रीज़ होता है, अकॉर्डिंगली आपका परचेसिंग पावर भी क्या होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। व्हाट इफ़ द प्राइसेस राइजेस, द कंज्यूमर विल गोइंग टू एक्सपीरियंस द डिक्रीज इन परचेसिंग पावर। जब प्राइस आपका इंक्रीज होगा, परचेसिंग पावर डिक्रीज होगी, और हम क्या करेंगे, हम लेस कमोडिटी यहाँ पे परचेज करेंगे। जब प्राइस इंक्रीज हुआ, परचेसिंग पावर डिक्रीज हुई, हमने लेस कमोडिटी क्या किया, परचेज किया। एंड दिस इज नोन एज ओनली द इनकम इफेक्ट। एंड इनकम इफेक्ट कैन आइदर बी द पॉजिटिव और इट कैन बी द नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ कमोडिटी। ये इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी। तो देखेंगे क्या है पॉजिटिव और क्या है नेगेटिव इसको आगे। सो फिलहाल के लिए इनकम इफेक्ट क्या होता है आपका, इनकम इफेक्ट जो है, जब प्राइसेस आपके चेंज होते हैं तो रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर में कैसे चेंजेस आते हैं, और उसके चेंज होने पे आपका डिमांड कैसे अकॉर्डिंगली चेंज होता है, दैट इज़ नथिंग बट द इनकम इफेक्ट इज। नेक्स्ट वन क्या है आपका, द नेक्स्ट वन इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। नाउ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, as the price of a commodity changes it becomes relatively cheaper or more expensive than the other commodity. Now किसी भी कमोडिटी का अगर जब प्राइस चेंज होता है तो वो कमोडिटी या तो दूसरे कमोडिटी से सस्ती हो जाती है या फिर दूसरे कमोडिटी से एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है, समझ लो दो एग्जांपल लेता हूँ, एक कमोडिटी ए है और एक कमोडिटी बी है, ज़रा ध्यान देना। नाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। मान लो एक कमोडिटी ए है और एक क्या है, कमोडिटी बी है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कमोडिटी ए की, तो मान लो ए का क्या हो रहा है, ए का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है, क्लास ए का प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। मान लेते कोई कमोडिटी ए है, ए की प्राइस यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ए जो है, कमोडिटी ए जो है यहाँ पे, मान लो दो कमोडिटीज है जैसे मैंने बताया, कमोडिटी ए और कमोडिटी बी। जब प्राइस जो है, व्हेन प्राइस ऑफ ए विल गोइंग टू इंक्रीज, जब कमोडिटी ए का प्राइस इंक्रीज होता है तो कमोडिटी ए जो है, पीपल्स विल गोइंग टू परचेज व्हाट, peoples will going to purchase commodity B। क्यों? क्योंकि जब A का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब A क्या हो गया, A हो गया तुम्हारा कॉस्टली, A क्या हो गया आपका एक्सपेंसिव, और A के कंपैरिजन में B क्या हो गया आपका, B के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब B क्या हो गया, चीपर। समझने की कोशिश करना, जब A का प्राइस इंक्रीज होगा तो नोबडी विल गोइंग टू परचेज द A। क्यों? क्योंकि A का प्राइस इंक्रीज हुआ, मतलब कमोडिटी A क्या हो गया, हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया, कमोडिटी A हमारे लिए बहुत महंगा हो गया क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया। जैसे एग्जांपल ले लो कोलगेट और पेप्सोडेंट का, अगर कोलगेट का प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग पेप्सोडेंट परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि कोलगेट महंगा हो गया है, पहले सस्ते में मिलता था, पहले कम प्राइस था, अभी ज़्यादा प्राइस हो गया, तो कोलगेट क्या हो गया, महंगा हो गया। ठीक वैसे ही कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। तो एक एग्जांपल जस्ट लेना है हमें यहाँ पे। तो कमोडिटी ए का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कमोडिटी ए क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, और कमोडिटी बी क्या हो गया, चीपर हो गया। ठीक वैसे ही जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा, जब आपका प्राइस क्या होगा, ठीक वैसे ही जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा तो कमोडिटी ए क्या हो जाएगा, कमोडिटी ए चीपर हो जाएगा एज कंपेयर टू द कमोडिटी बी। कमोडिटी ए क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा एज कंपेयर टू द कमोडिटी बी। क्यों? क्योंकि जब प्राइस ऑफ ए विल गोइंग टू फॉल, प्राइस ऑफ ए जब गिरेगा तो इसका मतलब सब लोग क्या करेंगे, कमोडिटी ए को परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज पर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कमोडिटी ए क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा एज कंपेयर टू द कमोडिटी बी। कमोडिटी ए बिकम्स अ चीपर एज कंपेयर टू द कमोडिटी बी। इसके लिए सब क्या करेंगे, कमोडिटी ए को परचेज करेंगे। तो जब हमारा प्राइस जो है
इन शॉर्ट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज़ दैट, यहाँ पे कहने की सीधी सी बात है, जब किसी भी गुड्स के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ये इंक्रीज हो रहा है, तो कमोडिटी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपेंसिव। और जब आपका प्राइस ऑफ ए डिक्रीज हो रहा है, तो सेम कमोडिटी ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम कमोडिटी ए यहाँ पे हो जाएगा चीपर एज कम्पेयर टू द एनी अदर कमोडिटी। तो ये जो एक्सपेंसिव और चीपर थिंग्स है एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू द अदर कमोडिटी, इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने कमोडिटीज़ को या हम मार्केट में जो कमोडिटी है उसको अदर कमोडिटीज से कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा एक्सपेंसिव है और कौन सा चीपर है, कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है। वो क्या करते हैं, हम वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। एज अ ह्यूमन टेंडेंसी, एज अ कंज्यूमर, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम क्या करते हैं, जब हमको प्राइस समझ में नहीं आता है या किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, समझ लो हम लोग कोई कमोडिटी परचेज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन उसका प्राइस क्या हो गया, मार्केट में बढ़ गया, तो अब वो हम परचेज़ नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे अल्टरनेटिव्स देखेंगे जो उससे सस्ता है, जो उससे सस्ता होता है वो हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग ओवर देयर, वी आर यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग आवर प्रोडक्ट और वी आर कंपेयरिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विच वी वर यूजिंग विद द अदर कमोडिटीज़। तो वो सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दूसरे कमोडिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे कमोडिटीज़ को, उस हमें फाइंड आउट होता है कि वो एक्सपेंसिव है कि चीपर है, एंड अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। अगर कमोडिटी ए अगर चीपर है या एक्सपेंसिव है, अगर कमोडिटी ए एक्सपेंसिव है तो हम क्या परचेज करेंगे, कमोडिटी बी। अगर कमोडिटी ए चीपर है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे परचेज करेंगे कमोडिटी ए और हम यहाँ पे परचेज करेंगे कमोडिटी बी, क्योंकि बी क्या है, यहाँ पे चीपर है। तो ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। सिंपल सा है, एक बार रीड कर लेते हैं एंड देन विल गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो जरा ध्यान देना, एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर और मोर एक्सपेंसिव दैन द अदर कमोडिटी। अगर हमारा कमोडिटी अगर रिलेटिवली चीपर है दैन अदर्स ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस, द कंज्यूमर्स हैव द टेंडेंसी टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन and to reduce the consumption of those commodities which are relatively more expensive। जब हमारा किसी भी कमोडिटीज़ का प्राइस अगर मार्केट में चेंज होता है तो हम कमोडिटीज़ को कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कौन सा चीपर है, कौन सा सस्ता है। जो सस्ता निकला उसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, जो सस्ता निकला उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा परचेज करेंगे एज़ कम्पेयर टू वो जिसका जो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, जो बहुत महंगा है। दैट इज़ ओनली द थिंग इज़, एंड दी opposite will be true, and in the case of a commodity whose price rises, the switching from the relatively more expensive commodities to the relatively cheaper one is known as a substitution effect। when the prices are changing, जब प्राइस आपका चेंज होता है, कस्टमर का जो टेंडेंसी है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम द रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव कमोडिटी टू relatively more cheaper one, that is only known as your substitution effect, and this substitution effect on the demand is due to the change in the प्राइजेस। जैसा ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जब प्राइस आपका ए का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो कमोडिटी ये आपका क्या होगा, एक्सपेंसिव। अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो कमोडिटी ये क्या होगा, आपका चीपर। तो जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में उसके कंपैरिजन में अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो इसके कंपैरिजन में हमारा कमोडिटी क्या हो गया, एक्सपेंसिव। तो हम क्या करेंगे, जो अदर फर्म्स के कमोडिटीज़ हैं मार्केट में, जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, हम वो परचेज़ करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जब प्राइस हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो जो चीपर है, जो सस्ता है, जो कि हमारा खुद का कमोडिटी हो जाएगा वहाँ पे, दैट विल गो टू परचेज। एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली ऑफ द प्राइस इफेक्ट। नाउ प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये जो हमारा इनकम इफेक्ट है, और दोनों इफेक्ट को जब हम कंबाइन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, प्राइस इफेक्ट मिलता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइस के इंक्रीज़ होने पे डिमांड क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्यों होता है, दो रीजंस है, बिकॉज ऑफ द इनकम, बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दोनों इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जब हम मिला देते हैं तब हमें मिलता क्या है, प्राइस इफेक्ट।
So the combination effect of the income and the substitution effect is known as what? Your price effect. It is explains the inverse relationship between the price of the commodity and its demand, and the price effect is graphically represented by the demand curve, and the price effect is equals to इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो इनकम हो सकता है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ गई, सेकंड थिंग परचेजिंग पावर तो बढ़ी है, उसके साथ साथ कंज्यूमर विल गोइंग टू कंपेयर कि कौन सा सस्ता वाला है, और जो सस्ता है, जो चीपर है वो हम परचेज करेंगे, जो एक्सपेंसिव है उसे हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली ओवर हियर नाउ दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड व्हाट योर प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। और ये जो प्राइस इफेक्ट, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, इनके जो इम्पैक्ट हैं, इनके जो इफेक्ट्स हैं, ये कुछ नेचर ऑफ अ गुड्स में बनते हैं। कुछ देर आर द सर्टन नेचर ऑफ अ कमोडिटीज़ इन विच ये जो प्राइस इफेक्ट, इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या क्या है, बहुत बड़ा रोल है। एंड दैट थिंग विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट lecture. Till the time, what all of you will going to do, you will going to revise the demand function, and you will also going to learn the price effect, substitution और income effect पे ज़रा सोचो और find out करो क्या हो सकता है in that particular market, in your nearby markets. Thank you. Till the time, we'll going to continue, we'll going to stop over here, and we'll going to continue in the next lecture. And अभी आपको क्या करना है, previous videos और previous sessions को हमें revise करना है. So we'll going to continue in the next lecture. Thank you.